नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। आज महाकुंभ का औपचारिक समापन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाया। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना। महाकुंभ में करीब 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जो अमेरिका की आबादी जो कि करीब 34 करोड़ है उससे दुगना नंबर है। इतना विशाल आयोजन आसान काम नहीं है, बेहद मुश्किल काम रहा है। करोड़ों लोगों की भीड़ को संभालना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना, ये सब बातें काफ़ी रिकॉर्ड पैमाने पर की गई है। सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपना संबोधन कर रहे हैं। पूर्णाहुति के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के हम सब यहाँ पर मंत्रीगण उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, वरिष्ठ मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, AK शर्मा जी, अनिल राजभर जी, ये सभी आए हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी आए हैं। हम लोग आज यहाँ पर केवल आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं और आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हैं। परमार्थ आश्रम के हमारे पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज ने भी आपको आशीर्वाद दिया है। सेवा का जो ईश्वरीय कार्य यहाँ पर हुआ है, यह वास्तव में इस ईश्वरीय सेवा के कार्य का ही परिणाम है कि इतना दिव्य और भव्य महाकुंभ प्रयागराज हो पाया है। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं का 45 दिन के अंदर एक स्थल पर आगमन होना दुनिया को अचंभित करता है। आस्था और आर्थिकी को एक नया आयाम देने वाला आयोजन दुनिया की आंखों को खोलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो परिकल्पना थी और मूर्त रूप प्रयागराज में इतनी भव्यता के साथ लेकर के उनके दिव्य और भव्य रूप में आगे बढ़ा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेत्र कुंभ 2.25 लाख श्रद्धालुओं का यहाँ पर आगमन होना, उनके नेत्रों की जांच होना, हजारों लोगों को चश्मा उपलब्ध होना और 17,000 लोगों को IOL के ऑपरेशन के लिए चिन्हित करना। सक्षम परिवार इसके लिए हृदय से अभिनंदन का पात्र है। जो डॉक्टर, पैरामेडिक्स यहाँ पे लगे हैं, उन सबको मैं हृदय से प्रदेश सरकार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनका आह्वान करूँगा कि वे सेवा के इस कार्यक्रम को और आगे भी बढ़ाएं। यहाँ पर तो आप कर ही रहे हैं। देखिए, किसी को ज्योति दे देना, नेत्र की ज्योति किसी को मिल जाए, इससे बढ़कर के कार्य को दूसरा होंगे। जिसके पास नेत्र की ज्योति नहीं, उसके लिए दुनिया का वैभव, दुनिया का शांति या सौहार्द उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और किसी की नेत्र ज्योति को वापस ला के दे देना, ये उसको एक नया जीवन देना है। और कभी सीतापुर आई हॉस्पिटल इस कार्य को करता था। उत्तर प्रदेश के अंदर सीतापुर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। उस समय तकनीक पुरानी थी, लेकिन वे लोग बड़े पैमाने पे नेत्रों की जांच करते थे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे, चश्मा उपलब्ध करवाते थे। उस समय लेंस प्रत्यारोपण नहीं होता था, बल्कि वे कांटे से ऑपरेशन करते थे। लेकिन बहुत अच्छा काम होता था, बहुत सारे लोगों को नई ज्योति मिलती थी। और अब तो नई तकनीक आ चुकी है। इस नई तकनीक में मैं भी पूरे यहाँ पर नेत्र कुंभों में घूमा हूँ, देखा हूँ, बहुत अद्भुत काम हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है।
माँ गंगा आपकी कामनाओं को पूर्ण करें, आपको अपना कृपा बरसाएं। जिन लोगों को नेत्र ज्योति दी है, चश्मा दिया है, जिन लोगों के ऑपरेशन होंगे, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उनके आशीर्वाद से सक्षम और भी सक्षम होकर के कई गुना अपने इस अभियान को आगे बढ़ाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। प्रयागराज कुंभ के आयोजन में एक नई पुष्प मणि को जोड़ने का काम नेत्र कुंभ ने किया और ये सचमुच अभिनंदन का पात्र है। मैं सक्षम के प्रति और आप सब के प्रति मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इस वक्त लोगों का धन्यवाद कर रहे थे और बता रहे थे इस बार महाकुंभ में क्या क्या खास रहा, कितना बड़ा आयोजन था। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे कुंभ धरती का सबसे बड़ा आयोजन बना और कैसे किसी भी वैश्विक आयोजन इसके मुकाबले कम से कम नहीं टिकता है। एक तरफ प्रयागराज महाकुंभ 45 दिन में 66 करोड़ लोग आए, तो वहीं अगर लंदन ओलंपिक की बात करें तो 17 दिन में 80 लाख लोगों की भीड़ वहाँ जुटी थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो मक्का के हज में सालाना करीब 20 से 25 लाख लोग जुड़ते हैं। फीफा विश्व कप 2014 में ब्राजील में 32 मैच हुए, 34 लाख लोग वहां पर पहुंचे। पोप की यात्रा 2015 में फिलीपींस में एक दिन में 60 लाख लोग जुटे थे। अब आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना जबरदस्त ये आयोजन था, जिसमें किस मात्रा में लोग वहां पर पहुंचे थे। भावना से जब कोई कार्य होता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे प्रयागराज महाकुंभ के आज हम सबके सामने है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आस्था और आर्थिकी का एक नया आधार देकर के प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। और वो परिणाम आज इस रूप में हम सबके सामने आया है। इसके लिए मैं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को और विभिन्न विभागों के उन सभी अधिकारियों को भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर आध्यात्मिक टूरिज्म के कई सर्किट दे दिए। एक प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी का धाम होते हुए काशी का, जैसे प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरा समागम था, करोड़ों की संख्या में। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मिनिमम 1.5 करोड़ श्रद्धालु न रहे हो, और ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंची थी। ऐसे ही मां विंध्यवासिनी धाम में इस दौरान प्रतिदिन 5 से लेकर के 7 लाख श्रद्धालु, और काशी बाबा विश्वनाथ के धाम में 10 से लेकर के 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जाता था। एक सर्किट यह बना। एक सर्किट बना अयोध्या धाम और गोरखपुर का। अयोध्या धाम में प्रतिदिन इस दौरान 7 लाख से लेकर के 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम गया, और गोरखपुर में 1 जनवरी से लेकर के कल तक प्रतिदिन 2 लाख 2.5 लाख श्रद्धालु इस दौरान वहां जाता था। तीसरा सर्किट बना प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहां रहा।
चौथा सर्किट बना प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का, और पांचवां सर्किट बना प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ करके श्रद्धालु जन मथुरा, वृंदावन और सुख तीर्थ की यात्रा के लिए भी गए हैं। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको यह आस्था का महासगम समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि इन श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की ने तत्पर दिखाई दे रहा था। लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। तो दुनिया में किस तरीके से महाकुंभ के बारे में बात हो रही है, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशी मीडिया भी इस पर लगातार चर्चा कर रहा है, लगातार इस पर अपनी कवरेज दिखा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका की आबादी से ज़्यादा तीर्थयात्री महाकुंभ में आए हैं। वहीं CNN वर्ल्ड ने कहा कि ये रंगों और आस्था की अभिव्यक्ति का एक शानदार नज़ारा है। डेली गज़ेट भारत का कुंभ मेला उत्सव बुधवार को समाप्त हो गया। वहीं नेशनल ज्योग्राफिक ने भारत की गंगा नदी चमकीले रंगों से सराबोर रही, ऐसी बात कही। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी महाकुंभ मेले दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह के तौर पर पेश किया। हफिंगटन पोस्ट ने लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर जुटे और महाकुंभ का पौराणिक महत्व के बारे में अपनी बातें लिखी। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पुणे शहर में व्यस्त स्वारगेट बस स्टैंड पर खड़ी राज्य परिवहन की बस के अंदर 26 वर्ष की एक युवती के रेप के मामले में पुणे में महिला की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठे हैं वो और ज़्यादा अब लोग पूछ रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 13 टीमें बनाई हैं। पुलिस ने आरोपी के गाँव में भी कई लोगों से पूछताछ की है। स्वारगेट पुलिस स्टेशन के पास अधिकारी ने बताया कि मामले में आरोपी की पहचान दत्तात्रेय गाडे के रूप में की गई है और उन्हें पकड़ने के लिए 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ शिरूर, शिकारपुर और स्वारगेट पुलिस स्टेशन में पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। इधर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के एक दल ने इस घटना का विरोध जताते हुए इस बस स्टैंड पर सुरक्षा गार्ड कैबिन में तोड़फोड़ की। एक बार आपको याद दिला दें पूरा मामला क्या था जिसने पूरे महाराष्ट्र को इस वक्त हिला रखा है। घर के काम करने वाली एक महिला अपने गांव जा रही थी। मंगलवार सुबह वो महिला स्वारगेट पुलिस जो बस स्टैंड है वहाँ पर पहुँची। एक शख्स ने गांव जाने वाली बस के बारे में पूछा
आरोपी ने दीदी कहकर उसको बुलाया और एक बस के पास ले गया। साइड में खड़ी एक बस के अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं थी। महिला ने पूछा लाइटें क्यों नहीं जल रही हैं, तो आरोपी ने कहा कि अंदर यात्री सो रहे हैं इसलिए अंधेरा है। महिला के बस में चढ़ते ही आरोपी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बस में महिला के साथ रेप के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़िता ने अपने दोस्त को फोन पर यह सारी बात बताई और उसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। पुणे की इस घटना पर राजनीति भी हो रही है। डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पुणे की दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पुणे में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और इसलिए जो उसको मैंने खुद ही पुलिस आयुक्त जी से भी बात की, हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर लगातार ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने भी आदेश पुलिस आयुक्त को दिया है। पालक मंत्री अजीत दादा भी इसका फॉलोअप ले रहे हैं और इसमें इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी लाडली बहनों योजना के लिए 50% एसटी में हमने सहूलियत भी दी और ऐसे कोई नराधम जो गुनाहगार ऐसे गुनाह करता होगा तो हमारे लाडली बहनों के ऊपर अत्याचार करता होगा तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे गुनाहगारों को ऐसी भूमिका सरकार की। पुणे में जो भी हादसा हुआ है बहुत बड़ा गंभीर है। पुणे में स्वारगेट एक बस स्टेशन है, वहाँ की बस में एक महिला पर बलात्कार हुआ है। ये घटना बहुत बड़ी दुर्दैवी है और बहुत बड़ी गुस्सा आने वाली घटना है। तो मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आदेश दिए हैं पुलिस को और पुलिस पूरी जांच कर रही है। मैं इस घटना का निषेध करता हूं और इसीलिए ऐसे घटना करने वालों को बहुत बड़ा सबक सिखाना चाहिए और ऐसे लोगों को और बाइकआउट डालना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। चलिए दिल्ली की बात करते हैं, जहां पे विधानसभा में कल तक के लिए निष्कासित आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को आज विधानसभा परिसर में नहीं घुसने दिया गया। उसके विरोध में नेता विपक्ष आतिशी समेत तमाम विधायकों ने विधानसभा के गेट के पास धरना दिया। आतिशी ने बीजेपी पर तानाशाही के आरोप लगाया। उन्होंने विधानसभा स्पीकर से मनमानी का आरोप लगाया। वहीं विधानसभा के भीतर आम आदमी पार्टी के एकमात्र बचे हुए विधायक अमानतुल्लाह खान बाकी विधायकों को सदन में वापस बुलाने की मांग करते हुए वॉकआउट कर गए। जो पुलिस अफसर हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं। अभी बहुत कुछ होगा जो पहली बार हो रहा होगा, क्योंकि 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये कानून है, ये हमारा रूल बुक कहता है कि अगर एलजी साहब का अभिभाषण होगा, मैं भी पार्लियामेंट में था, मैं वहाँ पे देखता था जब वहाँ पे राष्ट्रपति जी आते थे, उनका अभिभाषण होता था, चाहे विपक्ष हाउस में जितना मर्जी शोर मचाए, मगर उस समय जब राष्ट्रपति एलजी साहब का अभिभाषण हो, उनका स्पीच चल रहा हो, उस समय आपको शोर मचाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है हमारे यहाँ पे, जो हमारी अपना रूल बुक है, तो उसी से ही उनको ये सज़ा मिली है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वही नेता हैं जिन्हें 10 साल पहले दिल्ली विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया था। दिल्ली विधानसभा में 30 नवंबर 2015 को आम आदमी पार्टी विधायक अलका लांबा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा विधायक ओपी शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। उस दिन सदन में जमकर हंगामा भी हुआ था। स्पीकर रामनिवास गोयल ने विजेंद्र गुप्ता को सदन से बाहर जाने को कहा। उन्होंने मना कर दिया तो मार्शलों ने ज़बरदस्ती उन्हें उठाकर बाहर कर दिया था। गौरतलब है कि अब वही विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष हैं और हंगामे की वजह से सत्र के पहले ही दिन उन्होंने आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सदन से बाहर निकाल दिया।
हमारे सहयोगी अश्वनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्वनी, आम आदमी पार्टी के पास चारा भी कुछ नहीं है, अब कम से कम बाहर प्रदर्शन करके अपनी बात पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। देखिए, पहले दिन से ही आम आदमी पार्टी लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसके अंदर से भगत सिंह और अंबेडकर की जो तस्वीरें हटाई गई थी उसको लेकर उन्होंने पहले सदन के अंदर, उसके बाद सदन के बाहर प्रदर्शन किया। बार बार स्पीकर के जब नहीं मानने, फिर अगले दिन उपराज्यपाल का जब अभिभाषण हुआ उस दौरान भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद स्पीकर ने सभी 21 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया। साथ ही शाम को जब प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुई तो उसके बाद उनको 3 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया था। आज उनका तीसरा दिन है, आज तक वो निष्कासित रहेंगे। कल से वापस आम आदमी पार्टी के विधायक आ सकते हैं। कल सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे से होगी। अमानतुल्लाह क्योंकि पिछले 3 दिन सदन में नहीं थे इसलिए उनको निष्कासित नहीं किया गया था, इसलिए वो एकमात्र विधायक थे जो आज अंदर आए। उनको 5 मिनट का समय दिया गया था सीएजी में बोलने के लिए। वो उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने ये मांग की कि जो विधायक, उनके पार्टी के जो विधायक बाहर हैं, उनकी जो अंदर आने से रोका गया उसको वापस खत्म किया जाए, क्योंकि इस तरीके से कभी पहले हुआ नहीं है। जब विजेंद्र गुप्ता विपक्ष में थे तब भी उनको जो सदन से बाहर भेजा जाता था, ना कि सदन के पूरे परिसर से बाहर भेजा जाता था। तो ये आम आदमी पार्टी का तर्क है कि पहली बार ये किया गया कि आप विधानसभा में घुसने ही नहीं दे रहे विधायकों को, जबकि उनका ये अधिकार है। बता दें कि अभी इससे कुछ वक्त पहले सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी लिकर पॉलिसी को लेकर, उस पर पीएसी का गठन किया गया है। अंकित, पीएसी का गठन होने से ये क्लियर हो जाएगा कि 3 महीने में जांच रिपोर्ट देना है और पीएसी बन जाएगी तो उसके बाद जो लीगल एक्शन है वो लिया जा सकता है। यानी पीएसी जब रिपोर्ट सौंपेगी तो उस पर ईडी, सीबीआई, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो ऑफिशियली उस पर उसका संज्ञान ले सकती हैं सीएजी के रिपोर्ट का। और अब जांच, क्रिमिनल कार्रवाई जो है आगे चल के पीएसी की रिपोर्ट के आधार पर लिया जा सकता है, जिसको आज विजेंद्र गुप्ता ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने में जो पीएसी बनेगी उसको जांच रिपोर्ट देनी है। साथ ही 1 महीने के अंदर आबकारी विभाग को निर्देश दिया गया है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करें। सदन को बताया कि 1 महीने में उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए हैं वो जमा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी, हमारे सहयोगी इस वक्त ये पूरी जानकारी देते हुए। चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। बिहार में कल शपथ लेने वाले सभी 7 मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो गया। संजय सर्वगी को स्वास्थ्य, राजस्व और भूमि सुधार विभाग मिला है। जीवेश मिश्रा को नगर विकास और आवास, सुनील कुमार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, राजू सिंह को पर्यटन, मोतीलाल प्रसाद को कला संस्कृति एवं युवा विभाग दिया गया है। कृष्ण कुमार मंटू को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। विजय मंडल को आपदा प्रबंधन का मंत्री बनाया गया है। कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले गए हैं। किसी को क्या मिला? विजय सिन्हा को पथ निर्माण और कृषि, वहीं नितिन नवीन को नितिन नवीन जो हैं उनको नगर विकास मंत्रालय जो है उनसे छीना गया है और पथ निर्माण उनको दिया गया है। मंगल पांडे को कृषि मंत्री उनसे लेकर विधि मंत्री बना दिया गया है। हमारे सहयोगी प्रभाकर इस पूरे उलटफेर के ऊपर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जिस दिन 7 मंत्रियों को नीतीश कुमार के नए कैबिनेट में शामिल किया गया था, उन्हें आज विभाग का बंटवारा कर दिया गया। और जैसा हम बता रहे थे कि ये जो 7 मंत्री आए हैं, इन्हें जाति और क्षेत्र, इन दोनों समीकरणों को ध्यान में रख के इंडक्ट किया गया है। और ये बाकायदा जेडीयू और बीजेपी ने मिल के इसे डिस्कस करके, और वो भी जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो बीजेपी की तरफ से और नीतीश कुमार थे जेडीयू की तरफ से, दोनों ने डिस्कस करके तब इन नामों की घोषणा की थी। इन नामों पर जो है विचार किया था और उसके बाद इन्हें इंडक्ट किया गया कैबिनेट में। ये आज जो विभागों का बंटवारा हुआ है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। जो पुराने विभाग थे मंत्रियों के पास बीजेपी कोटे से, उनमें से कुछ लोगों के विभाग बदले गए हैं, कुछ लोगों के विभागों को कम किया गया है। बहुत ऐसे थे जिनके पास 1 से ज़्यादा विभाग थे। तो मैं आपको एक सरसरी निगाह से वो पढ़ दूँ उस विभागों को। जो सम्राट चौधरी हैं, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, उनके पास वित्त विभाग पहले भी था, अभी भी रहेगा। विजय कुमार सिन्हा है, इनके पास कृषि विभाग है। इनके विभागों को कम किया गया है। इनके पास 2 बड़े विभाग थे, सड़क परिवहन भी इनके पास था, जिसे सड़क निर्माण बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, वो इनसे हटा लिया गया है। उसके बाद प्रेम कुमार जो हैं, उनके पास सहकारिता है। रेणु देवी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पशु एवं मत्स्य पालन है। मंगल पांडे के पास 2 बड़े विभाग थे, स्वास्थ्य और कृषि, उनके पास केवल स्वास्थ्य रह जाएगा और कृषि दूसरे को दे दिया गया।
और भी लंबी लिस्ट है। नितिन नवीन हैं जिन्हें PWD डिपार्टमेंट दिया गया है, यानी सड़क का जो विभाग है वो उन्हें दिया गया और वो एक तरह से उनका प्रमोशन माना जा रहा है। लेकिन जो इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है संतोष कुमार सुमन का। हम पार्टी के हैं। जीतन राम मांझी जो कि NDA के अलायंस पार्टनर हैं बिहार में, उनके पुत्र हैं। जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं। इनके पास, संतोष कुमार सुमन के पास 3 विभाग हुआ करता था, जिसमें लघु सिंचाई, जिसे माइनर इरिगेशन बोलते हैं, आपदा प्रबंधन और साथ में IT था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 3 विभाग था। इन 3 विभागों में से 2 विभाग इनसे ले लिया गया। इनके पास केवल लघु सिंचाई जो है वो छोड़ दिया गया है। तो एक तरह से देखेंगे तो अगर किसी को सबसे बड़ा झटका लगा है या सबसे बड़ा डिमोशन जिसे आप बोल सकते हैं, तो वो संतोष कुमार सुमन का है। संतोष कुमार सुमन तो इससे काफ़ी नाराज़ होंगे ही होंगे। जीतन राम मांझी के लिए भी एक झटका जैसा है और ये देखने में बहुत दिलचस्प होगा। इसके लिए इंतज़ार करेंगे हम लोग कि क्या इस पर जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो हैं वो अपनी दिल की बात जो है वो खुलेआम बोलने के लिए जाने जाते हैं। वैसे नेता हैं जो कि कैमरे पे बेहिचक बोलते हैं। तो देखना होगा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि उनके बेटे का कद एक तरह से देखें तो छोटा कर दिया गया है। बाकी जो BJP के जो और भी मंत्री थे पहले से, उनके विभागों को कम किया गया है। उन्हीं विभागों को इन 7 नए मंत्रियों में बांटा गया है। राजू सिंह जो है उन्हें पर्यटन दिया गया है। मंटू जो हैं, जो छपरा से अमनौर के विधायक हैं, उन्हें IT दिया गया है। तो ये सारे विभाग ऐसे हैं जिसमें उनको काम करने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। लेकिन संतोष कुमार सुमन और उनकी पार्टी का, उनके पिताजी का क्या रिएक्शन होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं हजारीबाग हिंसा पर झारखंड में सियासी संग्राम मचा हुआ है। BJP विधायकों ने घटना को सुनियोजित साजिश कहते हुए विधानसभा में इसको उठाकर महाशिवरात्रि पर हिंसा का मुद्दा बनाया। BJP ने कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच करवाए, दोषियों पर कार्रवाई भी करे। जब लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था तो उसी बीच कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए और मना करने लगे। जब मना करने के बाद जब सारे लोगों को पता चला तो हम लोगों ने थाना को और वीडियो मैडम को वहाँ पे हम लोगों ने भेजा और मामला को रफा दफा कर दिया गया था और ये समझा दिया गया था कि 2 दिनों तक लाउड स्पीकर यहाँ पे बजेगा। 2 दिन के बाद ये लोग स्वतः शिवरात्रि के बाद खोल लेंगे। लेकिन जब प्रशासन वहाँ से चली गई और लाउड स्पीकर ये लोग लगा रहे थे, झंडा पटाखा लगा रहे थे, उसी बीच कुछ असामाजिक तत्व आकर के उन लोगों पे हमला कर दिया। हमारा कहना स्पष्ट है कि आप CCTV का फुटेज देखें और जो भी दोषी आप उन पे कार्रवाई करें। जिम्मेदारी हमारी है और हम लोग जिम्मेदारी इस बात की लेते हैं, ठीक है। अगर कोई घटना हमारे क्षेत्र में ऐसी होती है और जहाँ तक रह गई BJP क्या कह रही है और हमारे मंत्री क्या कह रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग BJP में भी हैं जो आपस में ये लोग खेल खेलते हैं। कोई वहाँ से बयान देता है, कोई यहाँ से बयान देता है, तो वो बिल्ली चूहा वाला टॉम एंड जेरी वाला खेल होता है। उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, हमारे राज्य में ऐसी कोई भी सेंसिटिव इशू होता है तो निश्चित रूप से हम लोग जिम्मेदार हैं और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो क्या हुआ है इस पूरी घटना में, ज़रा वो भी आपको बता दें। वहाँ पर डुमरौन गांव में महाशिवरात्रि पर अचानक हिंसा भड़की। पोल में लाउडस्पीकर बांधने को लेकर बवाल हुआ, 2 समुदाय में झड़प हुई, उसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी की गई। आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों में भी आग लगा दी गई इस पूरी हिंसा के बाद। पुलिस इस पर क्या एक्शन ले रही है? हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस अब कैंप कर रही है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और 45 लोगों को चिन्हित कर FIR भी की गई है। 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR की है। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और पुलिस ने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। पुलिस ने कहा है कि हालात नियंत्रण में है। महाकुंभ के औपचारिक समापन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा है, आपको सुनवाते हैं। रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्रीमती पूजा पाल जी, MLC सुरेंद्र चौधरी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, DGP प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र मिश्र जी, श्रीमती कविता पटेल जी, श्री विनोद प्रजापति जी, अवधेश गुप्ता जी,
इन सभी की ओर से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में महाकुंभ प्रयागराज एक वैश्विक इवेंट बना और इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ये जो कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हुई और यह इसको व्यापक सकारात्मक रूप से देश और दुनिया तक आप सब ने पहुंचाया है। मैं इसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा था कि एक एक दिन हो या रात्रि हो, सुबह हो या शाम हो, शीतलहरी हो या भीषण धूप हो, लेकिन अनवरत रूप से कोई चलता रहा तो वो मीडिया चलता रहा। या तो मां गंगा की धारा चलती थी या मीडिया चलता था। और आपकी जो ये भूमिका थी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती रही और महाकुंभ प्रयागराज नए रिकॉर्ड बनाने के लिए उतावलापन दिखाते हुए 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी के साथ जोड़ते हुए आस्था और आर्थिकी के एक नए रिकॉर्ड को बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। बहनों और भाइयों, ये आस्था और आर्थिकी का जो एक नया विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल का आधार कोई राज्य बन सकता है तो उत्तर प्रदेश बन सकता है। अभी गत वर्ष ही उत्तर प्रदेश में 2024 में 65 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न तीर्थ स्थलों में आए थे। अयोध्या धाम आए थे, काशी आए थे, मथुरा वृंदावन आए थे, प्रयागराज में आए थे, चित्रकूट में आए थे, मां विंध्यवासिनी के धाम में आए थे, गोरखपुर में आए थे, सुख तीर्थ में आए थे, नैमिषारण्य में आए थे। और अकेले प्रयागराज में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं। यानी नए नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 स्पिरिचुअल टूरिज्म के कॉरिडोर उपलब्ध करवा दिए। प्रयागराज से मिर्जापुर और काशी का एक, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का 3, प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य का 4 और प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेस होते हुए आगरा होते हुए मथुरा वृंदावन और सुख तीर्थ का 5वां। ये 5 तीर्थों में पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लाखों की संख्या में श्रद्धालु है और केवल स्थानीय नहीं है, देश का भी है, दुनिया का भी है। इन 45 दिनों में 100 देशों का प्रतिनिधित्व प्रयागराज में हुआ, जिसमें 74 देशों के तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स यहां आए थे। 12 देशों के मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति हुई थी और अन्य देशों से श्रद्धालुजन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे।